नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में आपके साथ। मैं हूं मुबश्शरा परवीन। खबरों में आज बात होगी जातिगत जनगणना पर चंद्रबाबू नायडू की मोदी को दो टूक, हरियाणा नतीजों पर कांग्रेस को चुनाव आयोग की नसीहत पर, देखेंगे महाराष्ट्र में बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक को, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे हमारे देश में कितनी सस्ती है मजदूरों की जान। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। रतन टाटा को भारत रत्न की मांग, महाराष्ट्र कैबिनेट में पारित हुआ प्रस्ताव, जल्द केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केरल विधानसभा में एक देश एक चुनाव के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव, शीतकालीन सत्र में संसद में लाने की तैयारी में मोदी सरकार। यूपी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान, सपा और कांग्रेस गठबंधन में लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, हरियाणा चुनाव पर होगा मंथन, पार्टी ने नतीजों में धांधली के लगाए थे आरोप। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में बेरोजगारी को लेकर उठाए सवाल, कहा 20 सालों की नीतीश बीजेपी सरकार में पलायन के आंकड़े भयावह। अब खबरें विस्तार से। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। जातिगत जनगणना मोदी के लिए गले की फांस बनी हुई है, जिसको लेकर विपक्ष के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल भी इसको समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आलम तो यह है कि पहले नीतीश कुमार, फिर चिराग पासवान और अब एनडीए सरकार के सबसे बड़े सहयोगी दल ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए जातिगत जनगणना की मांग कर दी है, जिससे मोदी बुरी तरह फंस गए हैं। तो कौन है वो मोदी सरकार का सहयोगी दल जो मोदी के खिलाफ खड़ा हो गया है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। देश भर में राजनीतिक दल और कई सामाजिक संगठन जातिगत जनगणना की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अब मोदी सरकार 3.0 में किंग मेकर की भूमिका अदा करने वाले चंद्रबाबू नायडू भी जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। एनडीए सरकार के सबसे बड़े सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने ये मांग कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में जातिगत जनगणना पर बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने इसे जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए, ये जनता की भावना है और इसमें कुछ गलत नहीं है। आर्थिक विश्लेषण करें, स्किल सेंसस करें, इससे आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है और फिर उसके आधार पर आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने में मदद मिलेगी। नायडू ने आगे कहा कि जनभावना की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर उसका सम्मान जरूरी है। ये बात सही है कि देश में गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ तक कि आप निचली जाति से हैं और पैसे वाले हैं तो लोग आपका सम्मान करेंगे, समाज में आपकी इज्जत होगी। लेकिन भले ही आप ऊंची जाति के हैं, लेकिन अगर आप गरीब हैं तो फिर आपको कोई महत्व नहीं देगा। ये सच्चाई है। इसलिए आर्थिक स्थिति ही समानता का सबसे बड़ा पैमाना है। इसलिए आपको समाज में संतुलन के लिए आर्थिक गैर बराबरी कम करने के लिए ही काम करना होगा। चंद्रबाबू नायडू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पहले ही एनडीए के सहयोगी दलों से जातिगत जनगणना को लेकर आवाजें उठ चुकी हैं। बिहार में तो नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे, उसी समय उन्होंने जातिगत जनगणना करा दी थी। इसके अलावा गठबंधन के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान भी सार्वजनिक तौर पर देशव्यापी जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन कर चुके हैं। यूपी से अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओपी राजभर भी ये मांग दोहरा चुके हैं। ऐसे में मोदी सरकार पर जाति जनगणना करवाने का दबाव और बढ़ने लगा है। साथ ही मोदी सरकार से ही उठी जातिगत जनगणना की मांग से सरकार में भी फूट पड़ती दिख रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की इन बातों को एनडीए में किस तरह देखा जाएगा, ये जल्द ही पता चल जाएगा। पीएम मोदी के खास चंद्रबाबू नायडू ने जातिगत जनगणना की मांग करके जहां पीएम मोदी को भारी टेंशन में डाल दिया है, तो वहीं चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस को निराश कर दिया है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। तो क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से पत्र में कहा गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से अस्वीकार्य और अप्रत्याशित बताए जाने पर चुनाव आयोग ने इस पर जवाब दिया है। बुधवार 9 अक्टूबर चुनाव आयोग ने कहा है कि हरियाणा चुनाव के नतीजों को अस्वीकार्य बताने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बयान देश के समृद्ध लोकतांत्रिक इतिहास में पहले नहीं सुने गए। आयोग ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ते हुए इसे अवैध करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि पार्टी नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा की ऐसी टिप्पणियां वैधानिक और नियामक चुनावी ढांचे के अनुसार व्यक्त की गई लोगों की इच्छा को अलोकतांत्रिक तरीके से खारिज करने की तरफ ले जाने का काम करती है। आयोग ने कहा कि उसने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयानों पर भी गौर किया है, जिसमें हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बताया गया है और पार्टी इसका विश्लेषण करने और अपनी शिकायतों के साथ चुनाव आयोग से संपर्क करने का प्रस्ताव रखती है। चुनाव आयोग ने कहा कि उसे कांग्रेस के 12 सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के लिए बैठक का समय मांगने का अनुरोध मिला है।
जिसमें हरियाणा के चुनावी नतीजे अस्वीकारी वाला बयान देने वाले लोग भी शामिल हैं। बता दें, हरियाणा में चुनावी नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उसे अप्रत्याशित और अस्वीकारी करने वाला नतीजा बताया था। दरअसल कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि कई सीटों पर नतीजे ईवीएम की मदद से बदल दिए गए। कांग्रेस के मुताबिक कई सीटों पर जहां ईवीएम 90% बैटरी चार्ज था, वहां नतीजे भाजपा के पक्ष में आए, और जहां ईवीएम की बैटरी 70 से 80% चार्ज थी, वहां कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं, हम ये स्वीकार नहीं कर सकते। वहीं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार 9 अक्टूबर को कहा कि विपक्षी पार्टी को जनता के फैसले का सम्मान करना और उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। किरण रिजिजू ने कहा, आप ईवीएम और चुनाव आयोग को फिर से दोष न दें, लोगों के फैसले का सम्मान करना और उसे स्वीकार करना सीखें। हरियाणा चुनाव में प्रचंड जीत को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं अब महाराष्ट्र को लेकर भी बीजेपी चौकन्नी नजर आ रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले जाति कार्ड खेलते हुए एकनाथ शिंदे की सरकार ने 15 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा चुनाव में मिली जीत को बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बड़े बूस्टर के तौर पर देख रही है। ऐसे में राज्य में चुनाव से पहले बीजेपी ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। दरअसल बुधवार 9 अक्टूबर को राज्य की शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में 15 जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सूची में नई जातियों को शामिल करने की सिफारिश की है। कहा तो ये भी जा रहा है कि केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से जातियों की सूची केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। बता दें, इन 15 जातियों में बड़ गुर्जर, सूर्यवंशी गुर्जर, रेवा गुर्जर, डंगरी जैसी तमाम जातियां शामिल हैं। बीजेपी के इस दाव को देखते हुए माना जा रहा है कि अगर इन 15 जातियों को राज्य में ओबीसी कोटे का आरक्षण मिलता है तो इसका सीधा फायदा चुनाव में महायुति को मिलने की संभावना है, क्योंकि राज्य में इन 15 जाति के नागरिकों की आबादी 10 लाख है। इसलिए 10 लाख वोटों की संख्या महागठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा छाया रहेगा। लेकिन बीजेपी सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब पहले ही राज्य में मराठा आंदोलन चरम पर है और 15 जातियों की सरकार के इस फैसले में मराठी लोगों को इसमें जगह नहीं दी गई है। इसलिए मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे इससे खुश नहीं है। बता दें कि मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल की मांग है कि मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से आरक्षण मिले। अपनी मांगों को लेकर मनोज जरांगे बार बार आक्रामक नजर आ रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए मनोज जरांगे ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति को हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में एक तरफ जहां मनोज जरांगे मराठों को ओबीसी से आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं राज्य सरकार ने ओबीसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कैसे उसी पर भारी पड़ेगा और मनोज जरांगे क्या खेल करेंगे, देखकर दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी का जाति कार्ड क्या रंग लाता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जातिवाद की एक और तस्वीर सामने आई है। दरअसल झांसी में डांडिया नाइट्स में मुस्लिम महिला एंकर को बुलाने पर जबरदस्त तरीके से हंगामा हो गया। इतना ही नहीं, मुस्लिम महिला एंकर के साथ बदसलूकी के बाद गरबा पंडाल से उसको बाहर तक निकाल दिया गया। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। महिलाओं को सम्मान करने वाली उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में महिलाओं की क्या हकीकत है, उसका अंदाजा इस खबर से लगाया जा सकता है कि एक महिला के साथ इस बात को लेकर बदसलूकी की जाती है कि वो महिला मुस्लिम है। नवरात्रि को लेकर देश भर में जगह जगह गरबा और डांडिया नाइट प्रोग्राम किए जा रहे हैं। बुधवार 9 अक्टूबर रात को नवाबाद थाना क्षेत्र के लक्ष्मी गार्डन में डांडिया नाइट का कार्यक्रम किया गया। इसमें लगभग 200 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजक मयंक अनुरागी ने मुस्लिम महिला एंकर बेबी इमरान को बुलाया था। प्रोग्राम शुरू होने से पहले जैसे ही मुस्लिम महिला एंकर मंच पर पहुंची तो हंगामा होना शुरू हो गया। इससे पहले मुस्लिम महिला एंकर को गेट पर गार्ड्स ने रोका था। इस पर हंगामा होने पर पुलिस को बुलाया गया और समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हो गया। फिर एंकर बेबी रानी स्टेज पर पहुंची और प्रोग्राम शुरू किया तो थोड़ी देर बाद में ही माइक को बंद कर दिया गया। यही नहीं, साउंड सिस्टम भी ऑफ कर दिया गया और गार्डन की लाइट्स भी कट कर दी गई। हंगामा ज्यादा बढ़ने के बाद आखिरकार मुस्लिम महिला एंकर को गरबा पंडाल से वापस लौटना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम पर महिला एंकर बेबी इमरान खान ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, कलाकार की कोई जाति नहीं होती, मैं भारतीय संस्कृति को हमेशा प्रमोट करती हूँ। कलाकार की कोई जात नहीं होती, पहली बात तो ये, और कलाकार का धर्म होता है इंसानियत का। और रही बात दूसरी, अगर मैं मुस्लिम भी हूँ, मेरा नाम मुस्लिम भी है, लेकिन मैं अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ।
और मैंने भारतीय संस्कृति को ही हमेशा आगे बढ़ाया। मैं चाहती तो और भी बॉलीवुड डांस कर सकती थी, लेकिन मैंने अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाया। पूरे मामले में इवेंट मैनेजर मयंक अनुरागी ने बताया, हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा था। गार्डन के संचालक ने हमसे कहा कि जहां बेबी इमरान का प्रोग्राम होगा हम जनरेटर नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पूरे सोशल मीडिया और शहर में बेबी इमरान के पोस्टर्स लगाए थे। अब वो कार्यक्रम में पहुंच गई तो हमारा फर्ज था कि कार्यक्रम कराएं, लेकिन गार्डन के मालिक नहीं चाह रहे थे कि उनका कार्यक्रम हो। उनके घर जाने के बाद ही कार्यक्रम को शुरू किया गया। वैसे इस तरह का विरोध नहीं करना चाहिए। नाम में क्या रखा है, बेबी इमरान सनातन धर्म को प्रमोट करती है। इस पूरे घटनाक्रम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी राज में महिलाओं से नफरत इस चरम पर है कि सार्वजनिक स्थलों पर भी मुस्लिम महिलाओं का अपमान इस तरीके से किया जाता है। भाजपा राज में मुसलमानों की क्या स्थिति है, उसका एक और नया नजराना आपने देख ही लिया। लेकिन अपने आप को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताने वाले देश में गरीब मजदूरों की क्या दशा है, वो भी आप देखिए। जहां सीवर साफ करने उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई, और ये हाल देश की राजधानी दिल्ली का है। अपने आप को विकसित देश बनाने की कतार में तेजी से बढ़ रहे हमारे देश में गरीब मजदूरों की स्थिति आज भी बेहद खराब है। देश की राजधानी दिल्ली से तस्वीर सामने आई है। सरोजनी नगर इलाके में केंद्र सरकार के निर्माणाधीन बिल्डिंग में सीवर की सफाई करने के लिए 2 मजदूर जब सीवर में उतरे तो उनकी दम घुटने से मौत हो गई। वहीं तीसरे की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सीवर की सफाई के लिए मजदूरों को आज भी पारंपरिक तरीके से सीवर लाइन के अंदर उतरना पड़ता है, जबकि ये मुद्दा काफी पुराना है। मजदूरों की मौतों पर लोगों का कहना है कि सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते। गाहे बगाहे इन मुद्दों पर चर्चा होने के बावजूद भी देश के हालात इस तरीके से हैं। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि पहला मजदूर सफाई के लिए सीवर में उतरा था। काफी देर तक जब वो बाहर नहीं आया तो दूसरा मजदूर उसे ढूंढने के लिए अंदर गया। जब दूसरे मजदूर का भी कुछ पता नहीं चला तो तीसरे मजदूर को भीतर भेजा गया। घंटों बीत जाने के बाद जब तीनों मजदूर बाहर निकले तो खुदाई के लिए जेसीबी मंगानी पड़ी। तब तक 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। तीसरे मजदूर को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच शुरू हो गई, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक ऐसे ही गटर साफ करने उतरे मजदूरों की मौत होती रहेगी और हमारा देश विकसित देश बनने की ओर बढ़ता रहेगा, जहां गरीब मजदूरों की जान की शायद कोई कीमत नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।